वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म बस होता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कल से एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन इसी के बीच में हमें क्या क्या न्यूज़ कल के दिन देखने को मिल सकती है और इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, मैं सब कुछ अपना अनबाइस्ड वे से डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों आज के दिन मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर इस तेज़ी के मार्केट में कहाँ पे निवेश करना सही है, तो मैंने स्टॉक्स फॉर टुमारो में बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, आपको फ़ायदा मिल सकता है। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक छोटी सी केमिकल वाली कंपनी है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हमें दिखाई पड़ते हैं। उसमें दोस्तों 1:10 का हमें स्टॉक का स्पीड देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें फाइनली रिकॉर्ड डेट्स भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो जो रिकॉर्ड डेट है 28 सितंबर दिखाई पड़ रहे हैं। तो जी हाँ, उसके एक दिन पहले होता है एक्स डेट और उसके एक दिन पहले ही अगर आप खरीदते हैं तो एलिजिबल होंगे। तो जी हाँ, कौन सी कंपनी है आप नाम देख लेते हैं, उसके बाद निवेश करना है कि नहीं उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम क्या है, इंडो बोरेक्स एंड केमिकल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, 1800 पे चलने वाला स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है और लास्ट डे की बात की जाए तो हमें 3% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। याद रखिएगा, जो स्मॉल कैप होते हैं, माइक्रो कैप होते हैं, उसमें काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन मैंने चेक किया तो कंपनी डेट फ्री दिखाई पड़ती है। तो यस, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, लेकिन ऐसे अगर आप देखें तो इसने बहुत पैसे बना के भी दिए हैं। तो यस, अगर आप निवेशित नहीं हैं तो मैं बोलूँगा कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक केमिकल वाले बाइंग लेवल्स पे हैं तो उसमें निवेश करें। अगर निवेशित हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड एंड कंटिन्यू। मैं इसके फेवर में जाने वाला नहीं हूँ। यस, कंपनी बहुत ही शानदार हमें दिखाई पड़ती है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी और डेट फ्री भी है। बहुत ही कम केमिकल वाली कंपनी में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप देखें तो 600 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप निवेशित हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन निवेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में अभी अच्छे खासे विकल्प मौजूद दिखाई पड़ जाते हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स करे सर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में क्या करें, बिकॉज ये भी एक अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। लास्ट डे के कारोबार की बात की जाए तो हमें 3% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन यस, इनके भी फंडामेंटल्स हमें काफ़ी शानदार दिखाई पड़ते हैं। कोविड के लेवल के पहले वाला हाई को इसने अभी तक तोड़ा नहीं है, तोड़ नहीं पाए हैं। बहुत लोगों ने इधर पर निवेश किया था। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, लेकिन आपको समय देने की आवश्यकता हो सकती है। अभी भी बैंक निफ्टी और एनबीएफसी ऑल टाइम हाई पे नहीं गए हैं। तो मुझे लगता है कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली मजबूत है, आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड करना सीखिए। अगर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, एक्सट्रीम पैनिक है, तो आप इधर स्विच भी कर सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप इधर पे होल्ड करिए। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, स्मॉल कैप की है, तो ये भागेगी तो बहुत तेज़ी से भागती है। कंपनी के फंडामेंटल्स मैंने चेक किए तो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, आपके पास है, आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट डे ही मैंने इसके ऊपर एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था कि एविएशन मिनिस्ट्री ने 85% का जो कैपेसिटी है प्री कोविड लेवल का, उसको मंजूरी दे दी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है, किसके लिए, स्पाइस जेट के लिए और इंटरग्लोब एविएशंस के लिए। मैंने वो गेम प्लान बताया है कि यस, इस न्यूज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और कल के दिन मैंने सबसे पहले ही इसको कवर किया था। तो 2050 का एफ लेके फर्दर चाहे तो 2600 के आसपास इसको टारगेट को अज्यूम कर सकते हैं। डीप एस लेना चाहते हैं 1950 का ले सकते हैं। तो मैं एस लेके क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें तो कंपनी चार्ट पैटर्न हमें पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा था। यस, एविएशन में ऐसे बहुत कम कंपनी हैं जिनकी फाइनेंशियल्स इंडिगो जैसे मजबूत है। लेकिन याद रखिएगा, इन सब बिजनेसेस को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फंड की आवश्यकता होती है और कभी कभी क्या होता है, लोन की भी आवश्यकता होती है, तो लोन डिफ़ॉल्ट भी होते हैं। लेकिन यस, अभी जो सेंटिमेंट है इनके फेवर में देखने को मिल रहे हैं। इनके बिजनेस पूरे कोलैप्स हो गए थे कोविड के दौरान, लेकिन अभी की बात की जाए अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर आप निवेशित हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है स्पाइस जेट के लिए, इनके लिए। बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में अच्छे खासे स्टॉक्स मौजूद है। लेकिन मैंने जो एस दिया, आप उस एस को लेके सपोर्ट बना के आप चाहें तो 26 को टारगेट ले सकते हैं। बट फॉर लॉन्ग टर्म मुझे मार्केट में इससे अच्छे खासे विकल्प मौजूद दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए आप पैसे चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन मेक श्योर अपना स्टॉप लॉस लेना ना भूलें। इस बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो इनके वॉलेट को लेके अच्छी खासी हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। अब पूछेंगे वॉलेट क्या होता है, वॉलेट का मतलब होता है बटुआ। लेकिन दोस्तों, इधर पे जो वॉलेट होता है फाइनेंस के वर्ल्ड पे, उसका मतलब होता है कि एक डिपॉजिटर, जहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड्स की बात की जाए, बहुत सारे फंड्स की बात की जाए, तो आप उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी कमेंट्री निकल के आ रही है बजाज फाइनेंस के जो एमडी है। यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न है, जाइए गूगल करिए कि इनके एमडी का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इनका माना जाए तो अभी इनके पास 5 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं। तो जी हाँ, 2023 तक ये उम्मीद कर रहे हैं कि 20 से 25 मिलियन ये हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होने वाला है और इससे बजाज फाइनेंस को लॉन्ग टाइम बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। जब से मार्केट इकोनॉमिक क्रैश हुई है तब से
आरबीआई की बात की जाए, फेड की बात की जाए, उनका एक ही सपोर्ट सिस्टम दिखाई पड़ रहा है, बैंक एनबीएफसी को मजबूत करे और उनको लो लिक्विडिटी दिया जाए, मतलब लिक्विडिटी हाई होना चाहिए लेकिन इंटरेस्ट रेट लो होना चाहिए, जिससे वो आपको पैसे फॉरवर्ड कर पाएँ। अगर कंजूसी करेंगे आरबीआई या फिर फेड, तो इधर पे क्या होगा, इकोनॉमी ही नहीं चलेगी, बिकॉज इन सब फाइनेंस कंपनी को चाहिए बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी, तभी ये आपको हाथ में पैसा देंगे। तो जी हाँ, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, एसबीआई कार्ड्स की बात की जाए, जितने भी प्राइवेट बैंक से आप देख सकते हैं कि उसमें हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है इसी की वजह से। तो मेरे हिसाब से गैस बजाज फाइनेंस में जो ई वॉलेट की न्यूज़ देखने को मिल रही है ये बहुत ही पॉजिटिव है। और इधर पे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि बजाज फाइनेंस में आप एसआईपी करिए और एकोमोडेशन का सोचिए। अगर आप सोचेंगे कि बहुत बड़ा मेजर करेक्शन आएगा 20% का, तो हो सकता है कि 2022-23 तक आ जाए, लेकिन उसके पहले स्टॉक 10,000 का लेवल भी क्रॉस कर सकता है। तो मेरे हिसाब से 200-300 के पॉइंट पे अगर आप चाहें तो बजाज फाइनेंस में कंटिन्यू करें। और ये सब याद रखिएगा, बुढ़ापे की लाठी है, इन सब में टाइमिंग मत करिए। लेकिन जो ई वॉलेट की न्यूज़ है वो अपने आप में बहुत ही शानदार है और इससे बजाज फाइनेंस को पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो एकदम कंटिन्यू करें, बिकॉज स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही जानदार और शानदार दोनों हैं। बात की जाए रिलायंस की, तो लास्ट डे की कारोबार की कंडीशन की बात की जाए तो हमें 1-1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन इस गिरावट से आप कंक्लूजन बिल्कुल भी नहीं निकालिएगा। जो नेगेटिव न्यूज़ है वो नेगेटिव न्यूज़ यही है कि इनके जो जियो फ़ोन है वो डिले होते हुए देखने को मिल रहे हैं सेमीकंडक्टर का इशू की वजह से। अभी भी एफ का जो डील है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, बिकॉज वो उसमें अभी भी अमेजोन के फेवर में देखने को मिल रही है। जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो यही है कि इकोनॉमी रिकवर हो रहा है, तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ इनके जो रिटेल बिजनेस है, बात की जाए रिलायंस के नाम से, तो ये सो वो काफ़ी अच्छा खासा अच्छा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। कोविड की वजह से उनके सेल्स में काफ़ी डिक्लाइन था, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी चल रही है, जैसे जैसे वैक्सीनेशन का ड्राइव मजबूत हो रहा है, तो इन सब के लिए इन सब में अच्छी खासी न्यूज़ है। तो जी हाँ, रिलायंस के पास उसको ऐसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिलते हैं। एक बार एरामको की डील होगी तो भाई ये 2600 के आसपास मिलेगा। बहुत लोग रिलायंस में निवेश नहीं करते हैं, आपकी चॉइस है, आप चाहें तो निवेश नहीं भी कर सकते, बिकॉज रिटर्न की प्रोफाइल की बात की जाए तो ये हर साल 20 से 25% के आसपास पैसे बना के देता है। मेरे हिसाब से कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है, शायद ही कोई म्यूचुअल फंड ऐसा होगा बड़ी कंपनी का जिसका निवेश रिलायंस में नहीं होगा। तो रिलायंस फॉर लॉन्ग टर्म, जिनको कंजर्वेटिव पैसे चाहिए वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जिनको फास्ट रिटर्न चाहिए तो आप चाहें तो इसके जगह पे दूसरा कोई कंपनी को स्विच कर सकते हैं, बट मेरे पास है और मैं कंटिन्यू करूँगा। सीएमपी में बाई कर सकते हैं, इसके पहले 2350 के आसपास आया भी था और हर 100 के गैप में 70 गैप में आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको रिलायंस में निवेश करना है तो कंटिन्यू करें, बिकॉज मुझे लगता है अभी भी रिलायंस में बहुत दम है और इनके फ्यूचर जो प्लानिंग है वैल्यू अनलॉकिंग का, उसका इंपैक्ट हमें रिलायंस में फॉर लॉन्ग टर्म में ज़रूर पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। आपको मैंने आज के दिन एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था कि IRCTC और रेलटेल इसका मर्जर का प्लान चल रहा है और इधर पे कैबिनेट मिनिस्ट्री ने फाइनली एक जवाब मांगा है रेलवे मिनिस्टर से कि IRCTC को और रेलटेल को एक फ्यूज़ करके एक ही कंपनी बना दिया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो जो न्यूज़ है रेलटेल के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है कि इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है IRCTC में नेगेटिव पड़ सकता है। तो IRCTC की बात की जाए तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, लेकिन जैसे मैं बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ दूसरा प्लान सोचना चाहिए। IRCTC को एक अलग कंपनी रखनी चाहिए, बिकॉज IRCTC दूसरे सरकारी कंपनी और रेलवे वाली कंपनी से बहुत ही अलग है। अब पता नहीं गवर्नमेंट इसको लेके क्या करेंगे, बट मेरे हिसाब से IRCTC के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बिकॉज रेलवे की बात की जाए तो वो भी एक अच्छी कंपनी है, इससे उनके शेयर होल्डर्स को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इधर पे हमारा नुकसान क्यों है। तो अगर फ्यूज़ होता है तो याद रखिए ये इसी कंपनी के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। तो IRCTC में ई टिकटिंग और बात की जाए और सारे बिजनेसेस भी है, लेकिन रेलटेल की अगर एंट्री होती है तो शायद उसको ग्रोथ थोड़ी मिसिंग दिखाई पड़ सकती है। इरकन को या फिर बात की जाए RVNL को ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को IRCTC को एक अलग एंट्री बना के रखनी चाहिए। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट को लेकर क्या रिएक्ट करता है, बट मेरे हिसाब से गिरता है तो फॉर लॉन्ग टर्म मतलब होना तो चाहिए, मतलब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रोथ तो काफ़ी विजिबल दिखाई पड़ती है। अब देखना बनता है कि बड़े बड़े ब्रोकर्स क्या मानते हैं और FIS-DS इस न्यूज़ को क्या सीरियसली ट्रीट करते हैं। जैसा भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा, बट मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि IRCTC को सेपरेट एंटिटी बना के रखना चाहिए और इसमें किसी का मर्जर नहीं होना चाहिए। लेट्स सी कि अब क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे तो इधर पे कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि IRCTC के संग जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय को भी जरूर साझा कर देखना बनता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। पॉलीकैब की बात की जाए, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तो पॉलीकैब फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, 800-900 का बाइंग प्राइस से अभी की बात की जाए ये 2500 के आसपास देखने को मिल रहा है और FNO की न्यूज़ की वजह से इस स्टॉक में काफ़ी रैली देखने को मिल रही है और 3.5% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा था लास्ट डे। बात की जाए पॉलीकैब की, मैंने आपको हमेशा बताया है कि हैवेल्स एक अच्छी कंपनी है, लेकिन पॉलीकैब उस रेस्पेक्ट से अंडर वैल्यूड है और ये लाइन दोस्तों मैं 1000 के लेवल से, 900 के लेवल से, 1200 के लेवल से, 1800 के लेवल से आपको कंटिन्यू बोलता आ रहा हूँ। और जिन्होंने निवेश किया अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं और सामने दिवाली भी आ रही है, तो इनकी जो सेल्स हैं, बात की जाए कंज्यूमर डिमांड, वो ऑफ कोर्स बढ़ सकते हैं और जिसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है हमें शेयर में देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट दोस्तों पॉलीकैब बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके पहले पॉलीकैब को कोई खरीद नहीं रहा था,
अभी सब खरीदने के लिए एकदम बेताब है, बट मेरे हिसाब से गाइस स्टॉक काफ़ी चढ़ चुका है। अगर आप निवेश करते हैं तो एसआईपी के वे में करिएगा और 12 से 18 महीने का हॉरिजन रखिएगा। इसमें बिल्कुल भी एमओएस का लेवल नहीं है, करेक्शन अगर आता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। उससे डरिएगा मत, अगर आप एसआईपी कमिटेड हैं तो ये सब कंपनी गिरेगी और उतनी रफ्तार से भागेगी भी, बिकॉज स्टॉक का फंडामेंटल्स हमें बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ती है। और ये भी एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको अच्छे से पता है कि मैंने पॉलीकैप को कितनी बार कवर किया था जब इनका मार्केट कैप 15,000 करोड़ 12,000 करोड़ के आसपास था। और उसके बाद अभी की मार्केट कैप की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 37,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो जी हाँ, अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, बट मेरे हिसाब से चेज़ मत करिए। एसआईपी उठाइए, हर वीक उठाइए, हर 2 वीक में उठाइए, और धीरे धीरे जब एक करेक्शन होता है तो अपने एसआईपी को बढ़ा दीजिएगा। बिकॉज स्टॉक चाहे रिलायंस हो या पॉलीकैप हो या फिर इंडिया मार्ट हो या बड़ी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, करेक्शन जरूर दिखाता है। तो उधर पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा बाइंग करनी, लेकिन एसआईपी कंटिन्यू करें, वरना आपको फोमो होता रहेगा और आप स्टॉक को बाई भी नहीं कर पाएंगे। बात की जाए, शनिवार को मैंने सबसे पहले इस न्यूज़ को कवर किया था कि रूट मोबाइल में एक अच्छी कंपनी है। इसमें एक फाइनली एक न्यूज़ आ रही है फंड रेस को लेके, और इसका शेयर प्राइस इससे ज़रूर रिफ्लेक्ट देखने को मिल सकती है। कंपनी कैसी है? बहुत ही शानदार कंपनी है। आपको पता है कि जितने भी आप फ़ोन यूज़ करते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें जो मैसेज आते हैं, ईमेल आते हैं और साथ ही साथ जो वॉइस कॉल आते हैं, ये सब कंपनी हमें देखने को मिलती है, उसमें ही डील करती है। तो मैंने इसका फंडामेंटल्स लास्ट वीडियो में ही शनिवार का डिस्कस किया था। मुझे लगता है कि अगर गिरावट होती है तो रूट मोबाइल में ज़रूर बाई करना चाहिए। 2000 का लेवल सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो जी हाँ, 1850 1870 ये आ सकता है। मुझे लगता है कि ये लेवल पे अगर आप रूट मोबाइल पे निवेश किए हुए हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो बेस्ट बाइंग लेवल होगा। 2000 का लेवल भी ख़राब लेवल नहीं है, लेकिन डिप आता है 100-150 पॉइंट गिर सकता है, बट उससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। बिकॉज पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड है, तो भागेगा तो बहुत तेज़ी से भाग सकता है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, ऑलमोस्ट फ्री है, आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। और निवेश की राय की बात की जाए तो जी हाँ, फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही मजबूत है। डिप में मिलता है तो सही है, वरना सीएमपी में धीरे धीरे बाई कर सकते हैं, और डिप मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। फॉर लॉन्ग टर्म बने रहिएगा। कंपनी के अंदर हमें अच्छे खासे एफआईएस का इन्फ्लो देखने को मिल चुका है पिछले कुछ समय से। वोल्टास की बात की जाए तो जी हाँ, सो इसके पहले मैंने वोल्टास को बहुत बार कवर किया था, हेवल्स को बहुत बार कवर किया था, पॉलीकैप को बहुत बार कवर किया था, और बताया भी था कि मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है उस गेम को समझिए। मार्केट में डिमांड रहेगा इनके बिजनेस को लेके, इनके प्रोडक्ट को लेके, तो भाई उनका शेयर प्राइस भी ज़रूर रिफ्लेक्टेड देखने को मिल सकती है। अभी की बात की जाए तो पता है कि पीएलआई स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेजर है, जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया आत्मनिर्भर बने। और इससे क्या होता है, वोल्टास ने, डिक्सन ने, सब ने अप्लाई किया है वाइट गुड्स के लिए। तो जी हाँ, ये इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो जी हाँ, जब हमने इसको कवर करना स्टार्ट किया था 900-950 के लेवल पे था, और बताया भी था कि इधर पे एक डिमांड इमर्ज हो सकती है। उधर से अगर आप देखें तो 25 से 30% इस स्टॉक में ट्रेमेंडस रैली हो चुकी है। दोस्तों, एक दिन में नहीं आती है, वीडियो आज बनाऊंगा तो उसका जो इम्पैक्ट है हो सकता है कि सप्ताह भर बाद पड़े, महीना भर बाद पड़े, लेकिन अच्छी न्यूज़ होती है तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आप इसको चेज़ मत करिए, निवेशित है तो कंटिन्यू करें। निवेश करना चाहते हैं तो एसआईपी के वे में करें। अभी निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्लपूल बहुत ही शानदार भाव पे है, आप चाहें तो उसे फोकस कर सकते हैं, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एसी का डिमांड अच्छा खासा बढ़ सकता है। तो इसमें बड़े बड़े जो एसी वाली कंपनी है, वोल्टास हो गए, वर्लपूल हो गए, इनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वोल्टास की बात की जाए तो जी हाँ, ये मुझे बहुत ही पसंद है, और लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करिएगा तो आपके बहुत पैसे बना सकती है कंपनी। एकदम दोस्तों, बेचने की गलती मत करिएगा। इसको और एलिमेंट्स को बहुत ही कम कंपनी होते हैं जिनके अंदर कोई डेट नहीं होता। मैंने ये लाइन बहुत बार रिपीट की है। तो जी हाँ, नवीन फ्लोइन की बात की जाए तो लास्ट डे हमें 4% गिरावट देखने को मिल रही थी। सच बताऊं तो इनके जो प्रॉफिट हैं अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, लेकिन एस दीपक नाइट्रेट और एलिमेंट्स की तरह नहीं है। लेकिन ये भी कंपनी बहुत शानदार कंपनी है, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और बहुत रिनाउंड कंपनी बिलोंग करती है। 1300 का लेवल दोस्तों, 1900 का लेवल और 2400 का लेवल पे मैंने इसको बहुत बार कवर किया था। 2400 का लेवल पे तो मैंने एक स्विंग ट्रेड भी लिया हुआ था खुद, और हमने 3500 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग किया। लेकिन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये मेरे पास है। तो जी हाँ, सीएमपी में आराम से बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4200 का स्टॉक है, फॉर लॉन्ग टर्म घुसने का मौका दे रहा है, और गिरता है 3650 के आसपास आता है तो मस्ट बाई वाली कंपनी है। ये सब कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म तक टिके रहेंगे तब के पैसे जरूर बनेंगे। नवीन फ्लोइन एक बहुत ही शानदार मजबूत घोड़ा है, और आप चाहें तो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और एड ऑन डिप्स की बात की जाए तो जी हाँ, इस पे गिरता है 100-150 पॉइंट, उधर पे आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने क्या बताया, न्यूज़ कवर करता हूँ, उसका इम्पैक्ट संग संग नहीं होता है, कुछ दिन के बाद हमें देखने को मिलता है। और कोटक महिंद्रा की बात की जाए, आज 2000 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा, और लास्ट डे की बात की तो हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा था। इस बात की जाए, कोटक महिंद्रा बैंक अच्छी बैंक है, लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है। इसके बहुत मल्टीपल रीजन है, बिकॉज कंपनी काफ़ी हाई ग्रोथ है। मैं कमेंट देख रहा था कि सर कोटक महिंद्रा का ना मैं बैंक दिखता हूँ ना एटीएम दिखता हूँ, उसके बावजूद भी इतना डिमांड है। तो जी हाँ दोस्तों, कोटक महिंद्रा की बात की जाए तो बहुत कम लोग कोटक महिंद्रा को यूज़ करते हैं, लेकिन बड़े बड़े
जो फंड होते हैं वो कोटक महिंद्रा के पास देखने को मिलता है। कोटक का बहुत सारा अदर बिजनेसेस भी है, म्यूचुअल फंड के नाम से भी कोटक बहुत जाना जाता है। तो जी हाँ, अच्छी खासी सब्सिडरी भी है। तो मुझे लगता है कि सीएमपी में अगर आपको बाई करना है तो धीरे धीरे बाई करें, बहुत अगर वो सस्टेन नहीं कर पाता है तो जी हाँ 1970 1950 के आसपास हो सकता है। बट मेरे हिसाब से अगर एक बार 2000 का लेवल सस्टेन करता है तो एक नया हाई बनाता है वो देखने को मिल सकता है। और बैंकिंग के 3-4 स्टॉक्स में एकदम बाई करिए, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, कोटक हो, आईसीआईसी बैंक हो, और इनका ट्रेंड समझिए। बिकॉज ट्रेंड दोस्तों धीरे धीरे बैंकिंग निफ्टी की तरफ से हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और चेंज भी हो सकती है। इस पे एकदम नज़र रखिए, फोकस रखिए। लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है। तो एसबीआई कार्ड्स की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, इन सबको बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट देखने की उम्मीद है। पूरे इंडिया की बात की जाए तो क्रेडिट कार्ड का कंजम्पशन बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन इसका डिमांड आने वाले कल में बहुत ही बढ़ सकता है। मिलेनियल्स की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड पर निर्भर होते हैं। यूपीआई से कोई डैमेज होने वाला नहीं है। यूपीआई आपको क्रेडिट नहीं देती है, आपके हाथ में पैसे नहीं देती है, और वो काम कौन करती है, सिर्फ वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड करती है। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है। और इसके अंदर मैंने बताया भी था कि डिलीवरी परसेंटेज बहुत ही हाई है। एकदम सेम पे बाई करें, 1050 का डिप मिलता है, 1030 का डिप मिलता है, तो एकदम कंटिन्यू करें। और इन सब स्टॉक का वैल्यू पहचाने, बिकॉज एक बार ये हाथ से निकलेगा तो जी हाँ 1200 क्या 1300 क्या 1500 का भी आ सकता है। एसबीआई कार्ड्स में निवेशित हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, और चाहते हैं तो सीएमपी में बाई करना स्टार्ट कर दें और धीरे धीरे 30-50 के फॉल पे ऐड करना ना भूलें। टाइमिंग दैट्स एंड द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप मेरे फट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।